नमस्कार, मैं हरिराम किवाड़ा राजस्थान मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज एक खास शख्सियत हमारे साथ हैं, श्री कृष्ण कुमार सारण साहब, जो राष्ट्रीय लोकदल के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं। चौधरी चरण सिंह जी की उस विचारधारा के संवाहक हैं जो ग्रामीण भारत से लेकर संपूर्ण विश्व तक अपना एक विशेष महत्व रखती है। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी दौलतराम सारण साहब के सुपुत्र हैं। अभी राष्ट्रीय लोकदल के नए अध्यक्ष के रूप में आपने कार्यभार संभाला है। देश प्रदेश भर से बधाइयाँ मिली है। उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का विनम्र प्रयास करने की जिम्मेदारी ली है, जिसकी समाज को और आज के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जरूरत है। तो कितना महत्वपूर्ण इस दायित्व को आप समझते हैं? ये इतना महत्वपूर्ण है आज के परिवेश में। हम लोग तो चरण सिंह जी की विचारधारा से बरसों से काम कर रहे हैं। आप स्वयं भी व्यक्तिगत तौर से भी इसको देख रहे हो। और राजस्थान किसान यूनियन के प्लेटफॉर्म से गांव का ही ज़्यादा फोकस करके काम किया। खाली गांव ही नहीं, गांव और शहर को की समरसता कायम करने के लिए हम लोगों ने बहुत काम किया है। और गांव का हर आदमी आज ये महसूस करता है कि हम कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस के भ्रमजाल के अंदर फंस गए और देश की सत्ता जो है वो बहुसंख्यक वर्ग किसान की जगह चंद गिने चुने पूंजीपतियों के हाथों में सिमट के चली गई। और किसान को सिर्फ उपयोग करने के लिए राजनीतिक लोग सिर्फ भाषणों तक ही सीमित रखे हुए हैं। और इतनी पीड़ा है गांव की, जिसकी कोई आकलन करना शहर के आदमी के लिए असंभव सा लगता है। हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा साजिशपूर्ण तरीके के साथ। लाखों बच्चे ग्रेजुएट हो गए, लेकिन उनकी स्थिति ये है कि उनको ये कहे कि एक एप्लीकेशन एसडीएम साहब के नाम लिखनी है तो वो बगल झाँकेंगे। एसडीएम साहब के सामने चिट्ठी लिखने की उनकी क्षमता नहीं है। ये इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात मैं नहीं कहूँगा। और जिस तरह से सरकारी स्कूलों को ख़त्म करने का रास्ता इन्होंने खोजा, पहले अध्यापक कम किए, फिर अध्यापकों को सारी बेगार दी। जो शिक्षा से संबंधित काम नहीं है, गैर शैक्षणिक काम दिए गए, वो देश की रीढ़ तोड़ने का काम किया गया है। इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। चौधरी चरण सिंह जी हमेशा कहते थे कि देश का विकास का रास्ता गांव से होकर के निकलता है, गांव और खेत और खलिहान से होकर निकलता है। उनकी बात आज भी उतनी चरितार्थ है। खेती को साजिशपूर्ण तरीके से मारा जा रहा है, गांव को साजिशपूर्ण तरीके से तोड़ा जा रहा है, जाति के, धर्म के और ऊंच नीच के भेदभाव में लोगों को लड़ा करके तोड़ा जा रहा है। ये अच्छा नहीं हो रहा। और सारी राजनीतिक पार्टियों को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। यहाँ स्थिति बहुत नाजुक दौर पे चली गई। सारे राजनीतिक पार्टियाँ एक दूसरे को गालियाँ देने के अलावा कोई भाषा नहीं बोल रही हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। कोई विकास की बात नहीं कर रहा, कोई देश को मजबूत करने की बात नहीं कर रहा। सिर्फ जो है मुद्दों से भटकाने के लिए चोरी पकड़ी जाए तो एक नया जुमला गढ़ दो, ताकि लोग जो हैं भटक करके उसकी साइड दिशा बदल लें और उस मूल विषय से जो है भटक करके और राजनीतिक मंथन को भूल जाएं, देश के भविष्य को भूल जाएं और भावना में बह करके वोट दे दें। इस गणित से देश कब तक चलेगा? अभी राष्ट्रीय लोकदल ने पिछली बार कांग्रेस से गठबंधन किया विधानसभा चुनाव में। अब लोकसभा चुनाव में आप नए अध्यक्ष के रूप में भी आए हैं, तो पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? हमारा एक ही स्टैंड है, हम गाँव को जोड़ करके मजबूत करने का काम कैसे करें। और उसी दृष्टिकोण से मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी गई है कि राजस्थान भर में जो 10,000 पंचायतों में जो लोग 40,000 से भी ज़्यादा गांव हैं, उनको एक सूत्र में जोड़ करके और चरण सिंह जी की विचारधारा को हम गांव-गांव तक कैसे पहुँचाएँ। चरण सिंह जी और दौलतराम जी सारण दो ऐसे शख्स हुए हैं देश की राजनीति में, जिनकी ईमानदारी का लोहा आज भी लोग मानते हैं कि इतने ऑनेस्ट लोग किसान वर्ग के अंदर बहुत कम हुए हैं। हम उनकी विचारधारा के लोग हैं, इसलिए उनकी विचारधारा के अनुरूप हम राजस्थान के सारे गांवों को जोड़ करके राजस्थान की जो मूल संस्कृति है। राजस्थान के गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में जब चौधरी चरण सिंह जी के समय या दौलतराम जी सारण ने स्कूल और शिक्षण संस्थाओं और सामाजिक सुधार का एक मिशन चलाया था, वो कहीं ना कहीं अब अधूरा सा रह गया है। आप उसको फिर से जीवित करके समाज के सामने वो एक मिसाल के रूप में काम निश्चित तौर से करेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, देश आज़ाद होने के लगभग 10 साल पहले स्वर्गीय दौलतराम जी सारण साहब ने गाँव के बच्चों को पढ़ाने का मिशन शुरू किया। वो बड़ी मुश्किल से पढ़े थे, कोई अध्यापक थे ही नहीं। 20 किलोमीटर पैदल आकर के शहर में पढ़ने के लिए आते थे और कोई साधन नहीं, टील रेगिस्तान का एरिया जहाँ पीने का पानी नहीं। और वहाँ आकर के उन्होंने बड़ी मुश्किल से शिक्षा ग्रहण करी। उसके बाद उनकी पीड़ा थी कि गांव के लोग
अगर इस देश को मजबूत करना है तो उससे सबसे अहम जो चीज़ है वह है उसकी शिक्षा। और दूसरा, हमारे लोग स्थिर नहीं थे। स्थिर नहीं होने का कारण यह था कि हमारे पास ज़मीन का मालिकाना हक नहीं था। तो उन्होंने मालिकाना, जैसे ही यहाँ देश आज़ाद हुआ, शिक्षा का काम तो उन्होंने किया ही। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी झोंपड़ों में स्कूल खोली, सारे झोंपड़ों में रहते थे, कच्चे मकान थे। देश आज़ाद होने से पहले उन्होंने मिशन चलाया, देश आज़ादी का आंदोलन तो चलाया, साथ में उन्होंने गांव-गांव स्कूलें खोली। 287 स्कूल, बीकानेर संभाग हो गया, पहले एक ज़िला होता था, उसमें पैदल जाके उन्होंने खोल करके 1956 में गवर्नमेंट को हैंड ओवर करी। और जितने भी तहसील हैं बीकानेर संभाग के अंदर, उन सारों पे किसान छात्रावास बने हुए हैं। उन सब की नींव, ये बड़े गर्व की बात है हम लोगों के लिए, उन सब की नींव दौलत राम जी सारण के हाथ की रखी हुई है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो उसमें निश्चित तौर से इन्वॉल्व रहे हैं। और सरदार शहर का जो छात्रावास है, 1945 में उन्होंने अपने रहने की जगह उस छात्रावास में दान दे करके, वहाँ दादाजी के धर्म भाई थे नेमीचंद जी नाई, उनसे पीछे की बगीची डोनेट करा करके, और थोड़ी सी 2-2.5 बीघा ज़मीन वो थी, कुछ रहने की खुद की थी, वो मिला करके 1945 में 7 कमरे बना के छात्रावास बना दिया था। एक आना 10-10 एक आना इकट्ठा करके 10-10 पैसे, 50-50 पैसे इकट्ठे करके उसका निर्माण कराया। और इस उद्देश्य से कराया कि गांव के बच्चे रहें, और हजारों बच्चे वहाँ पढ़ करके निकले हैं। आज हम उस संस्था को चला रहे हैं, उसके मार्फत हम इस अध्ययन कर रहे हैं कि हमारे गाँव के बच्चों में मूल समस्या क्या है। मूल समस्या है, हमें पढ़ना नहीं आता, हमें सुविधा नहीं मिलती। अब इंटरनेट का ज़माना है, हम एक मिशन के तौर पे काम शुरू करने जा रहे हैं कि गांव के बच्चे पढ़ना कैसे सीखें। और दौलत राम जी सारण के उस सपने को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। उनको पढ़ना सिखाने के लिए नींव डालने का हम काम कर रहे हैं। जल्दी उसका भी हम खुलासा करेंगे कि किस आधार पर हम इस काम को ले रहे हैं, इस लाइन पर हम काम कर रहे हैं। अभी लोकदेव और लोक संस्कृति के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं जो कहीं मुख्य धारा में या मुख्य परिदृश्य में नहीं है, जबकि बीच में पाखंडवाद, अंधविश्वास, चमत्कार के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से शिक्षा के संस्थान बाबूजी ने खोले और वो आज फिर से उनको सामने रखने की, एक प्रेरणा के रूप में रखने की आवश्यकता है, तो इस तरीके से उन लोकदेव और लोक संस्कृति के स्थानों को भी किस रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल हरिराम जी आपने उठाया है। हमारी मूल संस्कृति क्या थी, हमें इसके ऊपर अध्ययन करना चाहिए। हमारी मूल संस्कृति थी लोक देवताओं की, और हमारे यहाँ ये मंदिर पूजा पाखंड नहीं था। अंग्रेज़ यहाँ इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। अंग्रेज़ यहाँ ये अध्ययन करने आए थे कि ये कैसी धरती है जहाँ बिना राजा के काम चल रहा है। ये कैसी धरती है जहाँ एक परिवार में 5 जने हैं और पाँचों अलग अलग पद्धति से पूजा कर रहे हैं। कोई फोटो की पूजा कर रहा है, कोई मूर्ति की कर रहा है, कोई पत्थर की कर रहा है, और कोई बिना ध्यान लगा के अपनी पूजा कर रहा है। किसी को किसी से कोई भेद नहीं था, किसी को किसी से कोई द्वेषता नहीं थी। ये हमारी संस्कृति की उच्चतम स्तर की बात है। और आज हमारी संस्कृति को तोड़ने के लिए कह रहे हैं कि ये तो नमाज पढ़ के पूजा कर रहा है, ये चर्च में जा कर के पूजा कर रहा है, ये देवी की पूजा कर रहा है, ये हनुमान जी की पूजा कर रहा है। ये संस्कृति लाने का प्रयास किया जा रहा है और पाखंडवाद को पैदा किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर अब ये आजकल पैदल यात्राएं चलाई हैं, ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। और मानव का शोषण जो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से होता है तो उसकी भावना को उपयोग में दुरुपयोग करके भावना का, और उसका शोषण किया जा सकता है, जिसको आप दूसरी भाषा में स्पिरिचुअल साइंस कह सकते हो। भय दिखा करके, ईश्वर का भय, अनजाना ईश्वर का भय दिखा करके हम इस संस्कृति के लोग नहीं रहे हैं। हमने ईश्वर को माना है, निरंकार माना है। इसलिए कहावत है हमारे गांव में, माने सो देव नहीं भींत का लेव। मतलब ये कहावत इतनी उच्च कोटि की बनी हुई है, इसमें सारा सार आ जाता है लोक संस्कृति का। और इस लोक संस्कृति को जिंदा करने के लिए एक ही रास्ता है कि गांव के अंदर समरसता कायम की जाए, और गांव के अंदर इस बात के सम्मेलन हो, संवाद हो कि ईश्वर क्या है और हमें ये पूजा की पद्धति क्या है। ये जो शोषण हो रहे हैं मंदिरों के, मस्जिदों के, गुरुद्वारों के नाम पर और ये धार्मिक स्थलों के नाम पर, इसमें अथाह पैसा इकट्ठा हो रहा है। ये सिर्फ पैसा इकट्ठा करने की दुकान है। हम ये इस पक्ष के हैं कि इन सब का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। जैसे हम किसी मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, मस्जिद में कोई प्रसाद का शब्द कोई दूसरा है उनका, वो चढ़ाते हैं, उसको हम सब में बांटते हैं और उस बांटने को शुभ माना जाता है, अच्छा मानते हैं।
तो मंदिर में जो पैसा चढ़ता है वो भी तो देश में बंटना चाहिए। इसलिए वो जो पैसा चढ़ता है वो सारा राष्ट्र के विकास में खर्च होना चाहिए, इसलिए सबका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, तब हमारी संस्कृति मूल जिंदा होगी। इस पे हमें मिशन के रूप में इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए और इसको आधार लेकर के हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इस मिशन को बाबूजी ने भी उस दौर में चलाया। कुछ ऐसी यादें, जैसे अभी आपने पहले भी बताया, कुछ स्कूलों की श्रृंखला 287 एक बहुत बड़ी संस्था है, आज एक पब्लिक स्कूल चलाने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं, तो उस दौर को याद करते हुए कैसा महसूस करते हैं और उसको समाज के सामने जन जन तक लाने के लिए जो एक पहल मिशन के रूप में आप करेंगे, तो उसके कुछ ऐसी यादें जो कहीं आप गए हों किसी कार्यक्रम में और आपको ऐसा महसूस हुआ? बहुत काबिल तारीफ़ यादें। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि ये हमारी पुरानी पीढ़ी किस मिट्टी की गढ़ी हुई थी। मैं फादर से बात करता था, मेरे पिताजी स्वर्गीय दौलत राम जी सारण साहब से बात करता था, एक एक विषय पे मेरी 2-2 3-3 घंटाएं चर्चा होती थी। एक बार मैं कालूसर गांव है हमारे चूरू ज़िले में, सरदार शहर चूरू के बीच में, उस गांव में मैं मीटिंग करने गया। तो एक बुज़ुर्ग हाजी जो है, उनको हज करे हुए थे, को हाजी कहते हैं, एक बुज़ुर्ग थे गाँव के, वहाँ मुस्लिम समाज का गाँव था। तो 2 उनके पोते जो है उनको यूँ हाथ पकड़ के उस पर उठा के ला रहे थे और वो मुस्कुराते हुए आ रहे थे। मैंने जैसे ही उनको दूर से देखा तो मैं समझ गया कि ये नाम सुन के आए, क्योंकि गांव में अनाउंसमेंट हुआ कि दौलत राम जी सारण के पुत्र कृष्ण कुमार सारण आपके गांव में आ रहे हैं। तो उनको वो दौलत राम सारण नाम सुना तो उन्होंने कहा गांव में दौलत राम जी आ रहे हैं, मैं चलूँगा। वो पोते आकर के बोले साहब इस नाम में क्या करंट है? मैंने कहा क्या बात हुई? बोले दादा की ये हालत थी कि खाट से नीचे पेशाब भी नहीं करते थे और हमें ये लगता था कि दिन नहीं उगाएंगे। और जैसे इनको ये लगा दौलत राम जी सारण आपके गांव में आ रहे हैं, ये समझे, तो ये बोले या तो मुझे ले चलो, दौलत राम जी आ रहे हैं गांव में, नहीं मैं घसीट के चला जाऊंगा। वहाँ बहुत लोग भावुक हो गए सुन करके, और वो बैठ करके उन्होंने कहा, बोले हमें ये पता होता तो हम इनको पहले ही नाम गिना देते तो हमारे दादा जो है पहले ही ठीक हो जाते। तो उन्होंने गाँव वालों को इकट्ठा किया, बोले तुम क्या जानो दौलत राम जी क्या चीज़ थी। बड़ा भावुक क्षण था। बोले यहाँ गांव में आए और आकर के देश आज़ाद होने के बाद आए, करीब 1949 की बात है लगभग। तो आकर के बोले कितने लोग पढ़ते हैं? उन्होंने आते ही पहला प्रश्न ये, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? तो गांव वाले चुप हो गए। अरे एक बुज़ुर्ग ने ये कहा कि भाई दौलत राम हमारे तो 3 बच्चे ही जाते हैं स्कूल। तो उन्होंने पहले तो गाँव वालों को डांटा कि देश आज़ाद हो गया, हम पढ़ेंगे नहीं तो ये देश मजबूत नहीं होगा, आने वाली पीढ़ी मजबूत नहीं होगी, इसलिए हमें हर बच्चे को पढ़ाना है। तो उन्होंने कहा, बड़ा जातिवाद सूचक बहुत ज़बरदस्त भेदभाव था, छुआछूत बहुत ज़्यादा थी उस टाइम। तो बोले ये सामने स्कूल रहा पुलासर गांव में, भाग के ही चले जाएं, लगभग 1-1.5-2 किलोमीटर सामने ही था। तो 2 किलोमीटर तो बच्चे गांव के भाग के ही चले जाते हैं। बोले इसमें क्यों नहीं भेजते हो? तो बोले कि साहब ये ब्राह्मणों का गांव है और हमारे मुसलमानों के बच्चों को यहाँ एडमिशन नहीं लेते। और जयसंग सर 3 कोस से ज़्यादा पड़ता है, तो वहाँ ये रोई बोलते हैं मारवाड़ी में, मतलब जो जंगल का क्षेत्र पड़ता है, खेतों का क्षेत्र है, वहाँ जंगली जानवर थे उस समय। तो वहाँ इनकी माताएं बच्चों को, छोटों को भेजती नहीं है, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा रहता है, मौत डर रहता है मरने का। तो इसलिए कई 3 बच्चे होशियार हैं, 3 जयसंग सर जाते हैं, यहाँ हमारे बच्चों को भर्ती नहीं लेते। उनको बड़ा महसूस हुई ये बात। उन्होंने उसी क्षण बोला ये सामने जो ज़मीन है ये दे दोगे? बोले गाँव की है? बोले हाँ दे देंगे। और उसी टाइम खींप होती है हमारे यहाँ, सरकने नहीं होती, उस खींप का छप्पर बनवाया, पूरे दिन पूरे गांव को बच्चों को वहाँ बैठ के पढ़ाया, और छप्पर बन गया। तो बोले मैं कल फिर आता हूँ पैदल जा कर के। और अगले दिन वो जो है भंवरू खां नाम के क्याम खानी समाज के मास्टर जी को लाए, उनकी झोंपड़ी बनवाई, उनकी रोजी रोटी का व्यवस्था करी। और उसके बाद उन्होंने एक एक घर से एक एक बच्चे को निकाल करके स्कूल में भर्ती कराया। आज उस गाँव में नहीं करते हो तो 200-300 से भी ज़्यादा लोग सरकारी नौकरियों में, फोर्सेज में, आर्मी में, पैरामिलिट्री में और विभिन्न जगह पढ़ते हैं। ये उनकी नींव रखी हुई थी, इसलिए ऐसा हुआ। एक और शानदार किस्सा हुआ। मैं गया पाकिस्तान बॉर्डर के पास, 465 हेड, नहर के हेड के हिसाब से नाम लिखे हैं वहाँ। उससे आगे बॉर्डर पे एक गांव था, एक शहीद हुए थे चंद्र चौधरी डूंगरगढ़ के, उनकी यूनिट वहाँ बॉर्डर पे थी। उनकी स्मृति में उन्होंने कोई खेल प्रतियोगिता रखी थी, तो उसमें हम लोगों को उन्होंने बुलाया, तो हम चले गए। वहाँ गए तो एक गांव के बुज़ुर्ग जो थे, उन्होंने जैसे ही नाम सुना कि भाई ये दौलत राम जी सारण के सुपुत्र कृष्ण कुमार सारण आपके गांव में यहाँ मुख्य अतिथि बन के आए, तो वो बुज़ुर्ग जो है थोड़े दूर बैठे थे, आर्मी वालों की व्यवस्था थोड़ी अलग तरह से होती है। तो उन्होंने मेरे को एक बच्चे को भेज के बुलवाया
जैसे ही बच्चा आया और बोले आपको वो दादाजी बुला रहे हैं, तो मैं उठ के उनके पास गया। तो हमारी जो संस्कृति है उनसे आशीर्वाद लिया, चरण स्पर्श किए, और मैं उनके पास ही नीचे बैठ गया। वो इतने खुश हुए जब मैंने परिचय दिया कि दौलत राम जी सारण साहब का मैं लड़का हूँ। उन्होंने 10-12 बार तो मेरे सिर पे हाथ फेरा और मतलब भावुक हो गए, बोले उन जैसे आदमी नहीं है। और मैंने कहा, फिर मेरे को बोले वो गांव, वो सफ़ेद सफ़ेद बिल्डिंग दिख रही है? तो मैंने कहा वो क्या है? बोले स्कूल है, और दौलत राम जी ने खोली थी। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जागा। मैंने कहा यहाँ इतनी दूर हमें आने में सारा दिन लगा है गाड़ी से? बोले पैदल आए थे देश आज़ाद होने के बाद। और ये एरिया जो था डकैतों का था, यहाँ बुर्जी बलजी तो बहुत फेमस डकैत थे। तो जैसे ही वो गांव में कच्चे मकान थे, सारे झोंपड़े थे, तो उन्होंने आकर के गांव वाले बुजुर्गों ने कहा, बोल दौलत राम काहे की स्कूल खोलने आया तू? ये गांव हमें बुर्जी बलजी आएंगे, वो गांव उजाड़ जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमें मार जाएंगे। तो बोले स्कूल तो क्या बच्चे पढ़ा के क्या करोगे? 5 रुपये 7 रुपये की नौकरी लगेगी, इससे ज़्यादा तो हम हाड़ियों को ही दे देते हैं। ये कंसेप्ट थे गांव के। तो उन्होंने गांव वालों को समझाया, तो दूसरे दिन गांव वाले माने, उस दिन नहीं माने। तो तैयार हो गए थे, वही खींप कटवा के झोंपड़ा बनाया। बोले वो डकैत आएंगे, भय था गाँव वालों में। लेकिन उन्होंने एक एक आदमी से बात करके घर से बच्चों को उन्होंने खुद पढ़ाया। 7 दिन उस गाँव में उस टाइम रहे। 7वें दिन अध्यापक को आना था। तो जैसे ही तीसरे दिन बुर्जी बलजी की गैंग आई, सारे गांव वाले झोंपड़ों में घुस गए। वो बुजुर्ग जो मुझे बता रहे थे किस्सा, एक वो और एक उनके साथी, और वो दोनों वहाँ रुके। और उन्होंने कहा, बोले ये भले के लिए आ रहा है, बोले ये मरेगा तो हम भी मर जाएंगे, हम इसके साथ रुकेंगे। ये हिम्मत करके वो रुके। बुर्जी बलजी का गिरोह आया, उन्होंने पहले तो अश्लील गालियाँ दी। गालियाँ दे के वो थक गए। जब पहले सुनते रहे, थक गए। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो सारे घोड़ों से ऊँटों से उतर के नीचे बैठ गए। और उन्होंने बताया कि भाई आप तो भटक गए, ठीक है, अब इस लाइन में चले गए। मैं बड़ी मुश्किल से, हम गांव के पढ़े हैं लोग, और हम चाहते हैं कि देश आज़ाद हो गया और ये बच्चे आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ें। तो वो इतने प्रभावित हुए दोनों, वो डकैतों का पूरे सरदार जो थे, बोले जीकारा करके गए, दौलत राम जी कह के उठे, और बोले अब ये गाँव हमारा गोद, अब हम जो गाँव ये कह देगा यहाँ दौलत राम जी की स्कूल खुली है, उस गाँव में हम डकैती नहीं करेंगे, और इनको जो मदद चाहिए वो हमें संदेश दे दें, हम इनको आधी रात को मदद देंगे। और गांव वाले बाद में इतने खुश हुए, बोले निहाल कर दिया हमें तो, और डकैतों से पीछा छुड़ा दिया। उन बुजुर्गों ने बताया उस गांव से कम 50-60 उस टाइम के पड़े हुए अफसर, जो कुछ रिटायर हो गए, कुछ अभी भी पोस्ट पर हैं, वो नींव उनकी रखी हुई थी। तो इस तरह का वो लोग काम करते थे। ये 2 ऐसे किस्से बहुत आए, ये 2 बड़े महत्वपूर्ण किस्से थे। किसान के नाम पर पिछला लोकसभा चुनाव और हाल ही निकला विधानसभा चुनाव लड़ा गया। कांग्रेस ने कर्जा माफ़ी की बात कही, बीजेपी ने किसानों के खाते में सीधा पैसा डालने की बात कर रहे हैं। लेकिन किसान का वास्तविक रूप से किस कॉन्सेप्ट से भला हो कि वो समृद्ध रहे, क्योंकि वो देश का अन्नदाता, सबसे बड़ी ज़मीन का मालिक है, लेकिन फिर भी गिड़गिड़ा रहा है। तो इसके सुधार को लेकर आपका विजन? देखो, बहुत सीधा सा विजन है। किसान को 3 महत्वपूर्ण चीज़ रोजी रोटी के लिए चाहिए। पहली उसको चाहिए, उसको खेती करने के लिए संसाधन, जैसे पानी सबसे महत्वपूर्ण है। राजस्थान में ये लोग कहते हैं पानी नहीं है, मैं कहता हूँ पानी की कोई कमी ही नहीं है, किसी ने पानी पे काम ही नहीं किया। राजस्थान में इतना पानी मैनेज हो सकता है सब तरफ से कि हर संभाग जो है, यहाँ भरपूर पानी हर खेत को मिल सकता है। उसके ऊपर किसी राजनीतिक पार्टी ने ध्यान नहीं दिया, देना नहीं चाहते, मैं तो ये कहूँगा। और अब पैसे की कोई कमी सरकार के पास नहीं है। तो पहला, उसको सिंचाई के पूरे संसाधन, पानी मिले। जहाँ कुएँ, उनको रिचार्ज करने के लिए बहुत से सिस्टम है, रेन वाटर रिचार्ज हो, और उनको सोलर पंप की व्यवस्था हो। ये सरकार के एंड से होनी चाहिए। दूसरी, जब वो उत्पादन कर लेगा तो उसको बेचने के लिए मंडी चाहिएगी। सरकार, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे सरकार इसको खरीद केंद्र डेवलप कर सकती है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकती है। इतना बड़ा भारी भरकम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सरकार के पास है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा, दुरुपयोग होता है। वो रिसर्च जो वो लोग करते हैं, दुनिया में जो रिसर्च हुई, हमारे जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है खेती में, उसका लाभ किसान को सीधा नहीं मिल रहा। बहुत कम किसान हैं जिनको लाभ मिला, उनको ये फ़ोटो बना करके पेश करते हैं। पूरे गांव को लाभ मिलना चाहिए, हम इस पक्ष के हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसको मंडी में जब बेचने जाए तो उसके साथ मतलब निम्न स्तर की व्यवहार नहीं होना चाहिए। मंडी में पड़े रहते हैं कई दिन तक, बारिश आती है, अनाज भीग जाता है, ऐसा क्यों? जब ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, उसका खाता नंबर है, उससे आप जो अनाज लेकर के आए उसको तारीख दे दो
और तारीख देकर के अनाज लेके आए, सबसे पहले तुलना चाहिए और भाव पहले से तय होने चाहिए कि इस भाव आएगा। ये क्या बदतमीजी है कि मूंगफली हुई तो हम 25 क्विंटल से ज़्यादा नहीं लेंगे। 200 क्विंटल किसी किसान की मूंगफली हुई, 25 क्विंटल बेचने बार बार आएगा और फिर उसके पैसे नहीं मिलते 2-2 महीने तक। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसान को निकालनी नहीं आती, इसलिए किसान मारे जा रहा है। और किसान की लागत मूल्य नहीं चाहिए, हमें लाभकारी मूल्य चाहिए, दोनों में फ़र्क है। कोई भी प्रोडक्शन तो सिर्फ किसान करता है, उत्पादन सिर्फ किसान करता है, कारखाने वाला सिर्फ रूप बदलता है। रूप बदलने वाला व्यक्ति तो कोई छोटी माचिस की डब्बी भी बनाएगा, उसमें भी वो 20%, 30%, 40%, 50% तक मार्जिन लेगा। तो किसान को स्वामीनाथन जी ने जो रिपोर्ट दी थी उसके अनुरूप 50% उसको मुनाफा मिलना चाहिए, ग्रॉस उसको नेट प्रॉफिट मिलना चाहिए, तब वो किसान जिंदा होगा। किसान जिंदा होने का एक ही रास्ता है कि उसको लाभकारी मूल्य मिले, लागत मूल्य नहीं, लाभकारी मूल्य मिले। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि उसके बच्चे जो हैं उसको पूर्ण एजुकेशन मिले। राजस्थान की स्थिति ये है कि किसी भी स्कूल के अंदर कृषि विषय नहीं पढ़ाया जाता, जबकि हर खेत लेबोरेटरी है। किसान का बच्चा पैदा होते ही बता देता है बीज कैसे डलते हैं, फसल कैसे कटती है, बीमारी कैसे आती है, इनका इलाज क्या है। वहाँ अगर एग्रीकल्चर पढ़ाई जाए तो ये देश पूरी दुनिया को अन्न खिलाने की पोजीशन में आ सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा कि जयपुर में, उदयपुर में और यहाँ पर इन लोगों को एग्रीकल्चर पढ़ाई जा रही है। पहले तो शहर के लोग ये सीखते हैं कि गाजर पेड़ पे लगती है, ज़मीन के अंदर लगती है, उसके बाद जो है वो उसका अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन तो किसान का बेटा भी कर सकता है, उसको प्रैक्टिकल अनुभव भी है। तो वहाँ एग्रीकल्चर क्यों नहीं पढ़ाई जा रही, वहाँ विज्ञान क्यों नहीं पढ़ाई जा रही, वहाँ खाली आरसी क्यों पढ़ाई जा रही है। देश को कमज़ोर करने की पूंजीपतियों की साजिश के तहत योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। देश की 85% आबादी को हाशिए पर लाने के लिए काम हो रहा है, ताकि इनको सस्ते मजदूर मिलें और इनको जो है सस्ते काम करने वाले लोग मिलें और ये कभी भी पनप नहीं पाएँ। इस योजना के तहत सारा काम हो रहा है। सर, एक जो किसानों की बड़ी पीड़ा बताई, एक किसान कर्ज माफ़ी को लेकर सरकारें आश्वासन देकर किसान उनके बहकावे में आकर वोट करता है। कर्ज माफ़ी किस हद तक आप उचित मानते हैं? अब तो किसान ये कहने लगे कि हमें तो पानी और उचित मूल्य दे दो, कर्ज माफ़ी की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कर्ज माफ़ी के कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया जाना चाहिए या इसको अलग तरीके से लागू किया जाना चाहिए? देखो निश्चित तौर से मैं कर्ज माफ़ी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। कर्ज माफ़ी होनी नहीं चाहिए। पहली बात, किसान अभी कर्ज माफ़ी नहीं मांग रहा है, किसान को भाषा बोलनी नहीं आती इसलिए उसको कर्ज माफ़ी कर रहा है, क्योंकि वो कर्जायत हो गया है। वो पिछले 15 साल में जो चीटिंग हुई है किसान के साथ, उसकी जो उत्पादन जो हुआ है उसको आधी पौनी कीमत में ख़रीदा गया है, उसका जो भावांतर जो हुआ है, उसका जो नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति के क्षतिपूर्ति के रूप में कर्ज माफ़ी किसान मांग रहा है। ये कोई एहसान नहीं कर रही है सरकार कर्ज माफ़ी। रही बात राजनीतिक पार्टियों की, राजनीतिक पार्टियां कर्ज माफ़ी सिर्फ और सिर्फ चुनाव जब आते हैं तब राजनीतिक पार्टियों किसान और उसके भले की बात याद आती है, और उनको सिर्फ चुनाव के टाइम किसान याद आता है, तब ये कर्ज माफ़ी के जुमले दिए जाते हैं। और किसान की आदत क्यों बिगाड़ रहे हो, हम इस पक्ष में नहीं हैं। उस पैसे को इकट्ठा करके आप उसके उत्पादन को खरीद लो। उसके किसान का जिंदा रहने का फसल के अलावा दूसरा सबसे बड़ा पशुधन है। उस पशुधन को जिंदा करने के लिए भी आप जो है विदेशों से भी ये मिल्क पाउडर सस्ता मंगा करके और ये यहाँ पर डेयरियों में दूध जो सस्ता करके बेच ले रहे हो किसान से, ये न्याय नहीं हो रहा। व्यापारी वर्ग के लोग मार्केटिंग जानते हैं, किसान मार्केटिंग नहीं जानता। उनका अध्ययन है, वो पढ़ के आते हैं इसलिए मार्केटिंग जानते हैं। यहाँ जयपुर में कुछ लोगों ने यहाँ डेयरियाँ की हैं, देसी गाय ब्रांडिंग की है और उसका दूध 100 रुपये लीटर बेचा जा रहा है। उनका घी 950 से लेकर के 2500 रुपये लीटर तक, किलो तक बेचा जा रहा है गाय का दूध। ये ब्रांडिंग है। इस ब्रांडिंग को किसान के लिए उपयोग करने की योजना बननी चाहिए और किसान को उसके पशुधन को भी जिंदा करने के रास्ते खोजने चाहिए, तभी किसान जिंदा हो सकता है। झूठी जुमलेबाजी और ये जो कर रहे हैं ये न्याय नहीं है। दूसरी एक जो कृषि बीमा हुई है, ये सिर्फ प्रीमियम लेने का रास्ता है, इसमें क्लेम देने का रास्ता ही नहीं है। इस कृषि बीमा को और पशु बीमा को बहुत सरल बनाना चाहिए। इसकी पॉलिसी बना करके क्यों नहीं दी जा रही किसान को? पॉलिसी कोई देता ही नहीं। बैंक में केसीसी बना रखी है, फसल है या नहीं है, गिरदावर ने पुरानी रिपोर्ट कर रखी है, उसके आधार पे आप केसीसी रिन्यू कराने जाओगे, आपका प्रीमियम कट जाएगा। खाली खेत पड़े हैं, बिरानी जगह तो खेती होती नहीं, साल में 2 बार रिन्यू कराते हैं
और जैसे जाएंगे प्रीमियम ऑटोमेटिक कट जाएगा। सरकार की बैंकें प्रीमियम काट के प्राइवेट कंपनियों को दे रही हैं और वो चीटिंग करके 1 रुपया किसान को नहीं दे रहे हैं। ये नेता को काम करना है तो वो करें, झूठी जुमलेबाजी क्यों कर रहे हैं? फसल खराब हो जाती है तो मुआवजा लेने का कोई सिस्टम नहीं है, पैरामीटर इनके पास नहीं है, उसको जांच करने के तरीके सब हैं, लेकिन उस जांच करने के लिए नीयत साफ नहीं है। नीयत जब तक साफ नहीं होगी, अच्छी नीयत वाले लोग जब तक अग्रणी होकर के नहीं जाएंगे, तब तक किसान का भला नहीं हो सकता। एक मैसेज युवाओं के लिए, जिस तरीके की नशा प्रवृत्ति बढ़ी है उससे कई युवा रास्ता भटके हैं, तो एक श्रेष्ठ देश के श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए युवाओं को आपका मैसेज? युवाओं की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम नशे की, जैसे पंजाब तो लगभग बर्बादी के कगार पे आ गया, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम नशे के खिलाफ बहुत काम कर रहे हैं और इसका सरकार की तरफ से बैन तो किया जा सकता है, लेकिन खाली सरकार को ही सारा काम दें ये संभव नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को आगे आकर के और नव युवकों को प्रेरणा देनी चाहिए। होता क्या है, उनकी एनर्जी गलत दिशा में जा रही है, पहला इसका कारण है। दूसरा कारण है, उनका भविष्य उनको अंधकार में दिखता है। और तीसरा कारण है, जो ये विदेशी कल्चर यहाँ आया है, यहाँ जो शहर में बड़े पढ़े लिखे जो घरानों के बच्चे हैं उनको मैं देखता हूँ नज़दीकी से, तो ये जो विदेशी कल्चर आया है, तो इस विदेशी कल्चर में वो बच्चा जो है उसकी भटकने की उम्र होती है 10वीं 11वीं से लेकर के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक। उस पीरियड में उसको संभालने की आवश्यकता होती है। उस पीरियड में जो माँ बाप नौकरी पेशे में वो नहीं संभाल पा रहे, तो उस पीरियड में वो बच्चा जो है वो, उसको ये लगता है कि शायद मैं नशे में जाऊंगा तो यहाँ ऐश है, अय्यासी है और मैं बड़ा आनंदमय होऊंगा। ये उसको मालूम नहीं होता कि अगर मैं इस लाइन में चला गया तो मैं बर्बाद होऊंगा और पीढ़ियों को बर्बाद करूंगा। इसके संवाद होने चाहिए और जो खतरनाक नशे हैं उन पर निश्चित तौर से बहुत ज़बरदस्त तरीके से बैन होना चाहिए और ज़बरदस्त कार्यवाही होनी चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ। शराब के ठेके जो गाँवों में पंचायतों में खोल रही है तुरंत बंद होने चाहिए। शराब सरकार कहती है कि इसको रोकना संभव नहीं है। गुजरात में कह रहे हैं सरकार, प्रैक्टिकल बात यह है कि गुजरात में सरकार ने बैन कर रखी है वर्षों से शराब, लेकिन लोग ये कहते हैं गुजरात में किराने पे भी आप शराब ले लो तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है शराब लेने में। तो ऐसी शराबबंदी या नशाबंदी आवश्यक नहीं है। एक वातावरण तैयार करने की ज़रूरत है। उस वातावरण के लिए सबको मिल करके काम करने की आवश्यकता है। नौजवानों को मैं विशेष रूप से कहूँगा कि नशे की जगह वो अपने भविष्य को बनाने के लिए जाएं, अपने देश को मजबूत करने के लिए जाएं, अपने परिवार को मजबूत करने के लिए काम करें और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने के लिए काम करें। हमारे बुजुर्गों से सीखो कि उन्होंने कितना त्याग करके कितनी मुश्किल से इस देश को आज़ाद कराया है, उनसे प्रेरणा लो। अगर वो नशे में आपकी तरह चले जाते तो इस देश का निर्माण नहीं होता। अब देश संकट में है, निश्चित तौर से गलत लोगों के हाथ में देश चला गया है और वहाँ से नौजवान ही इसको निकाल के ला सकते हैं। क्रांति सिर्फ नौजवान ही करता है। गांधी जी भी नौजवान थे तब क्रांति में पैर रखा, नेहरू जी नौजवान थे तब क्रांति में पैर रखा, भगत सिंह नौजवान थे जितने भी, तो उन्होंने क्रांति के लिए अपना कदम उठाए। इसलिए नौजवानों को इस देश को बदलने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस स्थिति को समझें, अध्ययन करें और ये जो चुनाव का समय है इसमें प्रभावित नहीं हो झूठे प्रचार से, वोट डालें। किसी पार्टी से बंद करके वोट नहीं डालें। ये मैं नौजवानों को कहना चाहूँगा।